गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर ऐड कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वह है व्यापार की दिशा, व्यापार जो संतुलन है, ठीक है, जो बैलेंस होता है ट्रेड से, नेगेटिव बैलेंस क्या है और पॉजिटिव क्या है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, फिर विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए व्यापार की दिशा ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देशों की मूल्यप्रक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते हैं। देखिए हम पुराने समय से ही देखें तो जो विकासशील देश हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है जिन गुड्स की, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है। एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ को करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ है। 19वीं शताब्दी के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी गुड्स हैं, ठीक है, विनिर्माण की जो वस्तुएं हैं, उनको उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना स्टार्ट कर दिया है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे हैं और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने हैं। देखिए यूरोपियन और संयुक्त राज्य अमेरिका कंट्री की बात करें तो विश्व में जो बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में ये दोनों ही कंट्रीज उभरी हैं। और तीसरे नंबर पे इनमें जापान कंट्री है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो विश्व व्यापार की पद्धति में है वह तीव्र परिवर्तन हुए हैं। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए हैं, जबकि भारत, देखिए कॉलोनियल जो पीरियड था यूरोप का वह समाप्त हो गया है। और जो भारत, चीन, चाइना जैसी जो विकासशील कंट्री हैं उन्होंने अन्य देशों जो विकसित देश हैं उनके साथ कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया है, प्रतिस्पर्धा करना स्टार्ट कर दिया है। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति जो है वह भी बदल चुकी है। अब देख लेते हैं व्यापार संतुलन क्या होता है। एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। तो देखिए ऋणात्मक और धनात्मक किसे कहा गया है? व्यापार संतुलन एक देश की अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। व्यापार संतुलन क्या करता है भाई? यहाँ पर एक कंट्री के द्वारा जितना इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, वस्तुओं का और सेवाओं का, उसका जो प्रलेखन किया जाता है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। या व्यापार संतुलन के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फिर कहता है यदि आयात का मूल्य जो है वह निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक हो। देखिए आयात का मूल्य, ठीक है, जो हम किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो हमने उसे एक्सपोर्ट किया है, तो उसे ऋणात्मक संतुलन या प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना से अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन जो होता है वह धनात्मक होता है, ठीक है। यदि निर्यात का मूल्य, यदि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो हम उसे क्या कहेंगे? धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के लिए गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। देखिए क्रय मतलब खरीदने के लिए वह ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, ठीक है। विक्रय पर इतनी लागत नहीं लग रही है उसकी जितने की विक्रय उसको इतना प्राप्त नहीं हो रहा है जितना उसको क्रय मूल्य चुकाना पड़ रहा है। अब यहाँ बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकार दो प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वह दो प्रकार का होता है। एक द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा यहाँ पर बहुपार्श्विक व्यापार। तो देखिए द्विपार्श्विक व्यापार की बात करते हैं। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के बीच में होता है। देखिए द्वि का मतलब क्या होता है? दो। जो व्यापार दो कंट्रीज़ के बीच में होता है उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे आपस में सहमति करते हैं। उदाहरण के लिए देश जो क्या है कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत होता है
कि देश है कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा और स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। अब देखिए बहुपार्श्विक की बात कर लेते हैं। बहु मतलब ज़्यादा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ज़्यादा कंट्री के बीच में यदि व्यापार होता है तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। वहीं देश अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। अब उसके बाद करते हैं मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है। देखिए आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा उदारीकरण की नीति, ठीक है। तो उदारीकरण की नीति का अभिप्राय यह क्या है कि जो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए हैं और जो वस्तुओं को खुले मुक्त रूप से मतलब व्यापार करने की देशों को अनुमति मिली है, वही उदारीकरण की नीति है, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ये ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया है, टैक्सेस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें सभी कंट्रीज़ की गुड्स जो हैं वह कम्पीट कर सके, ठीक है। तो यही जो स्थिति है वही कहलाती है मुक्त व्यापार की स्थिति। देखिए यहाँ पर व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे कि सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार की बात करूं तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हैं और उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं जो हैं वह पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। देखिए आपको इस चीज़ का पता है कि जब से विकास हुआ है परिवहन व संचार तंत्र का, तब से जो है वस्तुएं जो हैं वह दूरस्थ स्थान तक भी पहुंचाई जा सकती हैं और उसे घर ही पहुंचाई जा सकती हैं। किंतु मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने समय के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देखिए जो विकसित देश हैं उनको क्या चाहिए कि वे जो उनकी खुद की मार्केट है वो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपने आप को सेफ रखें। देश को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त बाजार के इस प्रकार में सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू जो हैं वह उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए यदि डंप जो वस्तुएं हैं, डंप का मतलब है कि डंप का अर्थ यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वस्तुओं को अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग मूल्य पर सेल करना। यदि डंप की गई वस्तुओं का मूल्य काफ़ी कम है, ठीक है, तो उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी डिमांड क्या हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। इसलिए यह जो चीज़ है वह एक कंट्री के ऊपर ही निर्भर करती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पर कि एक कंट्री को जो डंप की गई वस्तुएँ हैं उनके मूल्य पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन देख लेते हैं। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर मैं एक जनरल एग्रीमेंट की बात करूँ तो जनरल एग्रीमेंट मेरा यहाँ पर एक जिसका गठन किया गया था वह था गेट के नाम से इसे जाना जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गेट की फुल फॉर्म बेटा क्या होती है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होती है, ठीक है। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था का निर्माण निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया, ठीक है। पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था बट बाद में इसे रूपांतरित कर दिया गया, 1995 में किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1995 में आपसे एक क्वेश्चन और बन गया है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये इस पैसेज में क्लियर किया। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। अब देखिए
विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसके नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्व व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इनके देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी WTO द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार, देखिए विश्व व्यापार संगठन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है उनको देख लेते हैं। इसमें दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाएं तथा अन्य विषय जैसे कि बौद्धिक संपदा। ठीक है, बौद्धिक संपदा आप किसे कह सकते हैं? जैसे कि कोई साहित्यिक कृति है, संगीत है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, डिज़ाइन, नाम, चित्र, प्रतीक, जो ये सारी चीज़ें हैं ये है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं और ये भी हमारे WTO के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया जाता है जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभाव से परेशान है। देखिए WTO जो इसी संस्था का विरोध या आलोचना कौन करता है? ऐसे व्यक्ति या ऐसी कंट्रीज जो मुक्त मार्केट है, ठीक है, मुक्त व्यापार है उसके विरुद्ध हैं, या जो भूमंडलीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिससे ट्रेड बैरियर्स जो हैं वह रिड्यूस हुए हैं, उससे जो व्यक्ति परेशान हैं वह इसकी आलोचना करते हैं। इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता है। इसमें जो एक पॉइंट दिया गया है वह यह दिया गया है कि जो आम व्यक्ति है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके जीवन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है या इनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट उनकी लाइफ पे नहीं आता है। धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ा रहा है। देखिए जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो डे टू डे और रिच होती जा रही हैं। तो ये यही चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि जो धनी देश हैं, ठीक है, धनी देशों को यह और धनी बना रहा है, गरीबों को और गरीब होते जा रहे हैं, तो उनके बीच की जो खाई है वह बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि जो प्रभावशाली राष्ट्र हैं, ठीक है, वो अपने कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए उसी पर कंसंट्रेशन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विकसित देशों ने अपने बाज़ारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है। यह भी आप ये कह सकते हैं कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं, उन्होंने सभी कंट्रीज़ के लिए अपने मार्केट्स को ओपन नहीं किया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार वाला श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की जो है वह इसमें उपेक्षा की जाती है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है एंड जिनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्ज़रलैंड। क्लियर टू यू? फिर उसके बाद 2016 की यदि मैं बात करूँ, अब भी इतने ही हैं। 2016 तक भी विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य देश हैं वह 164 देश हैं। भारत विश्व व्यापार के संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक देशों में से एक है। ठीक है, अब गेट की जो स्थापना हुई थी, गेट का मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। गेट की जो स्थापना है वह 8 जुलाई 1918 को हुई थी और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अब कहाँ आए हुए थे? देखिए जहाँ से मैंने हिंदी मीडियम का स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल ट्रेड आप चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 थे ये आपका, और यहाँ हम देखेंगे ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो देखिए हिस्टोरिकल, द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द प्रेजेंट used to export valuable good and artifacts etc which were exported to यूरोपियन कंट्रीज़। यदि ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करती हैं अपनी गुड्स को, अपनी आर्टिफैक्ट्स को। किसको एक्सपोर्ट करती हैं? ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की बात करें, देयर वॉज ए रिवर्सल, कुछ चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन हुए, ठीक है, जो बिल्कुल ही अपोजिट थे इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में? ट्रेड की डायरेक्शन में या व्यापार की दिशा में। यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को फॉर एक्सचेंज ऑफ फूडस्टफ्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज। मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड को ये एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? जो इनकी कॉलोनाइज कंट्री थी वहाँ पर
किस लिए, ताकि वहाँ से ये एक्सचेंज कर सके फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स को। यूरोप एंड यूएसए अमर्ज ए मेजर ट्रेड पार्टनर्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में यदि मुख्य रूप से देखें तो यूरोप एंड यूएसए प्रसिद्ध हैं ट्रेड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए। वर्ल्ड लीडर्स इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और ये लीडर भी हैं किस चीज़ के, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के। जापान एट दैट टाइम वॉज ऑल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। जापान इस समय पे तीसरी इम्पोर्टेंट कंट्री है, पहले पे यूएसए एंड यूरोप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सेकंड पे यहाँ पर थर्ड पे यहाँ पर जापान की बात की गई है। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट ए ड्रेस्टिक चेंज। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज, जो यूरोप था उसने अपनी कॉलोनीज़ को लॉस कर दिया, और जो इंडिया एंड चाइना है और कुछ डेवलपिंग कंट्री है स्टार्टेड, उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया जो डेवलप कंट्री हैं उनके साथ। द नेचर ऑफ द गुड्स ट्रेडेड हैज़ ऑल्सो चेंज, और जहाँ यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो नेचर है, ठीक है, गुड्स का, वो भी क्या है, बदल गया है समय के साथ ही। बैलेंस ऑफ द ट्रेड देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ए ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री टू अदर कंट्रीज। एक देश से दूसरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला गया है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर टू यू। इफ़ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, यदि इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है वह ज़्यादा हो जाती है किसी कंट्री के एक्सपोर्ट से, तो हम इसे नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इंपोर्ट की, ठीक है, मतलब हमने सेलिंग की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परचेजिंग की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन, यदि वॉल्यूम जो है वह एक्सपोर्ट का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, देन द कंट्री हैज़ ए पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ द ट्रेड। Balance of trade and balance of payment have serious implication for a country economy. A negative balance would mean that the country spend more on buying goods than it can earn by selling its goods. This would ultimately lead to exhaustion of its financial reserve. Types of international trade देख लेते हैं। दो टाइप का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बायलेटरल अंडर एंड द मल्टीलेटरल अंडर, ठीक है। बायलेटरल की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो बाई मीन्स टू, ठीक है। लेटरल ट्रेड मतलब दो कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड है उसे बायलेटरल ट्रेड बोला गया है। मल्टी मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में यदि ट्रेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। बायलेटरल ट्रेड इज़ डन बाय द टू कंट्रीज़ विद ईच अदर, ठीक है। दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ अमंगस्ट दैम। ये कहता है कि जो इनके बीच में जो ट्रेड होता है वह कमोडिटीज़ से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित जो एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कंट्री ए में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल, एक जो कंट्री होती है वह एग्री होगी कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए। विद द एग्रीमेंट परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम, और जो दूसरी कंट्री होगी वह कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स को परचेज करेगी। फिर उसके बाद देखिए मल्टीलेटरल ट्रेड। एज द टर्म सजेस्ट मल्टीलेटरल ट्रेड इज़ कंडक्टेड विद द मैनी ट्रेडिंग कंट्री। मल्टीलेटरल जो ट्रेड है वह काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में होता है। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़, जो ये सेम व्यापार होता है वह अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है। द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब देखेंगे केस फॉर फ्री ट्रेड, जो मुक्त व्यापार की स्थिति है वो देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग नोन एज ए फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये कहता है कि जो एक्ट है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ फॉर ट्रेडिंग इज़ नोन एज फ्री ट्रेड एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। दिस इज़ डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर, और यह किसकी वजह से ही संभव है, जब ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए, ब्रिंगिंग डाउन कम कर दिया जाए, और जो टैरिफ्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो अलाउ करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
ग्लोबलाइजेशन अमंग विद द फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो फ्री ट्रेड हो रहा है वह बुरी तरीके से प्रभावित करता है विकासशील देशों की इकनॉमी को, बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड बाय इम्पोजिंग कंडीशन विच आर इनफेवरेबल। वो उनको कोई इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस को इम्पोज किया गया है जो उनके लिए क्या है, अनफेवरेबल है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रेवल फास्टर। ठीक है, जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से आज के टाइम पे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो शीघ्र ही कहीं पर पहुंचाई जा सकती हैं और बड़े रास्तों को भी आसानी से कवर किया जा सकता है। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट्स बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्री टू कीप देयर ओन मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। ये कहता है जो फ्री ट्रेड है शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्री एंटर द मार्केट, केवल यह है मतलब जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्हें ही एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करता है, बल्कि जो डेवलप कंट्री हैं उनको इस चीज़ की भी परमिशन देता है कि वह फॉरेन प्रोडक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। ठीक है, तो अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको बचा के रख सके। कंट्रीज़ ऑल्सो नीड टू कॉशियस, और कंट्रीज़ को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अबाउट द जो डंप गुड्स होती हैं, एज लॉन्ग विद द फ्री ट्रेड डंप गुड्स फॉर चीपर प्राइसेस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। देखिए डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको सेफ रखने के लिए जो डंप्ड गुड्स हैं उनसे मतलब अपने आप को उनकी जो मूल्य हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं, उनसे उनको ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंट्री को। ठीक है, इट में भी पॉसिबल कि जो डंपिंग गुड्स हैं उनका जो वैल्यू है वह कम हो और इसकी वजह से जो आपके डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएँ। ठीक है, उनकी जो डिमांड हो वो डिक्रीज़ हो जाए और जो डंपिंग गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वह इंक्रीज हो जाए। इससे जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स है वह सर्वाइव करेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इन 1948 में टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम द हायर कस्टम टैरिफ, मतलब पूरे वर्ल्ड को मुक्ति दिलाने के लिए किस चीज़ से मुक्ति दिलानी है यहाँ पर, जो हायर वैल्यू थी टैरिफ्स की एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनसे। तो एक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, गेट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। गेट की फुल फॉर्म क्या होती है, जी स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट एंड फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, वॉज फॉर्म्ड बाय द सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ की द्वारा बनाया गया इन 1994 और 1994 में। It was decided by the member of countries to set up a permanent institution for looking after the promotion of free and fair trade। ये कहता है इसमें कि जो इस गेट की, ठीक है, मेंबर्स कंट्री थी, उन्होंने यह डिसाइड किया कि मतलब ट्रेड के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं और फ्री ट्रेड के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है जो परमानेंट होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना की और जो गेट था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आता है कि जो गेट है उसको ट्रांसफॉर्म किस में किया गया, WTO में। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द, किसके साथ डीलिंग करती हैं, यह है ग्लोबल रूल्स, जो पूरे विश्व के लिए जो रूल्स बने हुए हैं ट्रेड से संबंधित बिटवीन द नेशंस, राष्ट्रों के बीच में। फिर कहता है इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, यह रूल्स की स्थापना करती हैं पूरे विश्व में। एंड रिजोल्व डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होते रहते हैं। WTO ऑल्सो कवर द ट्रेड इन सर्विसेज सच एज, WTO के अंदर कौन कौन सी चीज़ें व्यापार की सम्मिलित हैं, वह सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग भी, और कुछ जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। द WTO
WTO हैज़ हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड, WTO को कई बार आलोचना की गई है, क्रिटिसाइज किया गया है, अपोज बाय दोज हु आर वरीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसकी जो आलोचना है, इसको जो क्रिटिसाइज किया गया है या जो इसको अपोज किया गया है, वह किन के द्वारा किया गया है? जो इस बात से चिंतित हैं कि वरीड अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड, जो उनके ऊपर फ्री ट्रेड के जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। इट इज़ आर्ग्यू दैट द फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल लाइफ मोर प्रॉस्पर्स। जो इसका अपोज कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं? उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये हैं कि मतलब जो फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ है उससे आम आदमी की लाइफ जो है वह प्रॉस्पर्स नहीं हो रही है, उस पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई उन्नति उसमें नहीं हो रही है। इट इज़ एक्चुअल वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन, एग्जैक्ट यदि रियलिटी में देखें तो ये एक गल्फ, एक खाई बनती जा रही है बिटवीन द रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्री मोर रिच। ठीक है, जो रिच कंट्री हैं वो और ज़्यादा रिच होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पुअर एंड रिच के बीच में एक गल्फ, एक खाई बनने लग रही है। कहते हैं दिस इज़ बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन द WTO फोकस ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। मोर एवर मैनी डेवलप कंट्रीज़ की यदि बात करें, हैव नॉट फुली ओपन देयर मार्केट्स, डेवलप कंट्रीज़ ने अपनी पूरी तरीके से अपनी मार्केट्स को ओपन नहीं किया है टू प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज से वहाँ पर प्रोडक्ट आ सकें। इट ऑल्सो आर्ग्यू दैट द इशू ऑफ हेल्थ, और यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी हैं जिनसे रिलेटेड आर्ग्यू हैं। इश्यूज़ ऑफ द हेल्थ हैं यहाँ पर, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंट आर इग्नोर्ड, इसमें ये सभी के सभी इग्नोर किए गए हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। अभी मैंने आपको WTO के बारे में बताया कि 1 जनवरी 1995 को उसकी स्थापना की गई थी और गेट को ट्रांसफॉर्म करके WTO की स्थापना की गई थी। WTO के मैंने आपको फंक्शंस भी क्लियर किए हैं। तो देखिए जो WTO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्ज़रलैंड। एंड 2016 के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो इसमें जो टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ हैं WTO में वो कितनी हैं? 164 कंट्रीज़ इसमें हैं। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द WTO। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, ये आपको जो छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको लर्न भी करने हैं।